Hello students, Judicial Law Classes is back with another lecture of Contract Act series. So हम आज शुरू करेंगे सेक्शन 16 यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से। तो अब तक हमने देखा है इंट्रोडक्शन कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, कैसे बनता है, एसेंशियल्स क्या है, फिर हमने कंसेंट समझा, फ्री कंसेंट समझा, डेफिनेशन देखने के बाद ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन प्रपोजल का एक्सेप्टेंस का, ये सारी चीजें कैसे होती हैं ये समझिए। इसके बाद फिर हम आ गए एसेंशियल्स पे। एसेंशियल्स एक एक करके हमने समझना स्टार्ट किया। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी क्या होती है हमने समझा। फिर नाउ वी आर डिस्कसिंग विद फ्री कंसेंट, जिसमें एक सेक्शन जो कि है कोercion हमने डील कर लिया था, जो कि ये बात करता था कि प्रॉपर्टी या बॉडी दोनों के रिस्पेक्ट में कोई ऑफेंस करना या उसको करने की धमकी देना, उसे कोercion कहते हैं। इस इंटेंशन के साथ कि जो पार्टी है वो अग्रीमेंट में एंटर कर जाए, ये हो गया कोercion। तो ये सारा यहाँ तक अभी हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 16 जो कि बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस पर। तो सबसे पहले बात करके देखते हैं सेक्शन कहता क्या है। द सेक्शन स्टेट, सेक्शन 16 में हम बात करें, अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइंड, मतलब सेक्शन 16 देखने से टाइटल से सबसे पहले में ये चीज पता चलती है कि एक डेफिनेशन की बात कर रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होगा। नाउ क्लॉज 1, अ कॉन्ट्रैक्ट is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. So undue influence के लिए सबसे पहली चीज हमें इसको देख के क्या समझ में आई कि भाई कब कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट undue influence से हुआ है। ठीक है, ये तब कहेंगे जब दो पार्टीज में से एक पार्टी ऐसी हो जो डोमिनेंट पोजीशन में हो। अब डोमिनेंट पोजीशन क्या है ये समझिए। सबसे पहली चीज, ईदर ऑफ द पार्टी डोमिनेंट पोजीशन, वन ऑफ द पार्टीज, ठीक है, एंड दूसरा सबमिसिव। अब ये डोमिनेंट और सबमिसिव है क्या? डोमिनेंट मतलब वो पार्टी जो जो इस पोजीशन में है कि वो दूसरे की विल को, विल यानी उसकी मर्जी को, दूसरे की विल को ओवर पावर कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है, वो होगी डोमिनेंट पार्टी। और जो डोमिनेंट नहीं है उसके अलावा दूसरी पार्टी जो है वो सबमिसिव है। ठीक है, तो जब डोमिनेंट पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी पे के साथ ऐसे पोजीशन में होती है कि वो उसके विल को ओवर पावर कर सके और उसका उस ओवर पावर करने कैपेसिटी को वो इस तरीके से यूज करे, यूजेस दैट पोजीशन, उस पोजीशन का वो ऐसे यूज करे तो ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, सो दैट दूसरी पार्टी को वो अनफेयर एडवांटेज ले सके। मतलब दो पार्टीज हैं, क्लियरली कॉन्ट्रैक्टर दो पार्टीज होंगी। एक पार्टी को हम कह रहे हैं डोमिनेंट पार्टी, दूसरे को कह रहे हैं सबमिसिव। अब डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट वो पार्टी हुई जो उस ऐसे पोजीशन में है कि दूसरे की विल को वो ओवर पावर कर सकते हैं विद इस इंटेंशन के साथ, विद इंटेंशन कि भाई वो उनको उनका अनफेयर एडवांटेज ले सके, क्या अनफेयर एडवांटेज लिया जा सके। इस पूरे प्रोसेस को हमने कहा कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो अंडर इन्फ्लुएंस से हुआ। अब एक एक करके इन सारे टर्म्स को, भाई अंडर इन्फ्लुएंस कैसे होता है और डोमिनेंट पार्टी क्या है, अनफेयर एडवांटेज कैसे होगा, ये सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे। तो ये रहा सेक्शन। अब आते हैं इसको समझने पे, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस बात का अंडरस्टैंडिंग डोमिनेंट विल, अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, ये दोनों होता क्या है? सबसे पहले हमने क्या देखा, भाई दो पार्टी है, ठीक है, एक डोमिनेंट और सबमिसिव। डोमिनेंट पार्टी जो है वो क्या कर रही है? ओवर पावर द विल ऑफ अदर पार्टी। ठीक है, डोमिनेंट पार्टी यही कर रही है। अब डोमिनेंट पोजीशन में वो है, वो डोमिनेट कर रही है, वो कब करेंगे देखिए। डोमिनेंट पोजीशन में होने के लिए सबसे पहले होता है क्या कि जब हम इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे, क्लॉज टू में बता रहा है कि पोजीशन ऑफ डोमिनेशन क्या होगी, कब कहेंगे कि पर्सन जो है वो डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन बेसिकली कब कहेंगे। क्लॉज 2, क्लॉज 1 में हमें बताया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होता है।
जिसमें हमने कुछ टर्म्स देखे, पार्टीज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट, दूसरा अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, ये दो चीजें। अब सबसे पहले कि भाई पार्टीज इन पोजीशन टू डोमिनेट कहेंगे कब, डोमिनेट पोजीशन कब होता है, तो क्लॉज 2 ये कह रहा है कि भाई देखिए कब कहेंगे कि डोमिनेंट पोजीशन में पर्सन इज फील टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, कब, इन दो केसेस में, ये केसेस जब होंगे तब कहेंगे कि पार्टी जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में। क्या केसेस हैं, where he holds a real or apparent authority over the other, or where he stands in a fiduciary relation। पहली चीज क्या हो गई कि भाई देखिए रियल या एपरेंट अथॉरिटी हो, या इन सब का मीनिंग यही करके समझेंगे, पर पहले डोमिनेंट पोजीशन में होने के लिए ए और बी में से क्राइटेरिया फुलफिल होनी करनी चाहिए, जिसमें ए पहले कह रहा है रियल या एपरेंट अथॉरिटी या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ठीक है, ये चीज कह रही है। और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है व्हेन ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। इनमें से किसी भी वजह से वो एक ऐसे पोजीशन में जो सबमिसिव पार्टी है, वो ऐसे पोजीशन में या तो मेंटल टेम्पररी या परमानेंट मेंटल इनकैपेसिटी, किसी भी रीजन, इनमें से कोई रीजन की वजह से एज हो सकता है, बहुत बूढ़े हो गए 98 ईयर्स के सपोज कोई अगर इंसान है, कोई पर्सन है, तो भाई उतने एज होने पे वो मेंटल कैपेसिटी भी घट जाती है। आपको पता है ओल्ड एज में लोग भूलने लगते हैं बहुत सारी चीजें, तो वो सब वही रीजन ऑफ इलनेस, रीजन ऑफ एज, बहुत ज्यादा एज की वजह से इलनेस या बीमारी, कई बार होता है कि भाई बहुत ज्यादा आप किसी बीमारी की वजह से, कई बहुत सारे बीमारी में माइंड इज नॉट इन अ गुड स्पेस, योर ब्रेन डजंट फंक्शन प्रॉपरली, तो एक ऐसे बीमारी की वजह से माइंड का प्रॉपरली फंक्शन ना करना, या मेंटल और बॉडी डिस्ट्रेस, या शारीरिक या मानसिक रूप से किसी तरीके की कोई परेशानी, अभी परेशानी कुछ भी हो सकती है, मेंटल डिस्ट्रेस में एंजाइटी तक को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें अब हम सबसे पहले समझते हैं भाई ये सब क्या है, डोमिनेंट पोजीशन क्या है, रियल और एपेरेंट अथॉरिटी क्या है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि क्लॉज 2 के हिसाब से डोमिनेंट पोजीशन में होने के लिए क्या चाहिए, पहले कह रहा है रियल और एपरेंट अथॉरिटी या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ठीक है, ये सब होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले अब रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज, ठीक है, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, डिसाइड करने के लिए क्या तरीके हैं। सबसे पहले आता है रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज, पार्टीज कैसे रिलेशनशिप में, was the party actually in a position to dominate the will of the others, क्या पार्टी ऐसे पोजीशन में थी कि वो दूसरे के विल को डोमिनेट कर सके, कैसे विल डोमिनेट करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि भाई डोमिनेंट पोजीशन में होना चाहिए। अब इस डोमिनेंट पोजीशन के लिए हमने देखा, ये तो क्लॉज 1 में दिया था कि डोमिनेंट पोजीशन होना चाहिए सो दैट विल को इन्फ्लुएंस करके। डोमिनेंट पोजीशन जो है वो दो तरीके से होगा, रियल और एपरेंट अथॉरिटी, या फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, या फिर टेम्पररी और परमानेंट मेंटल इनकैपेसिटी बिकॉज ऑफ एज, इलनेस और मेंटल फिजिकल डिस्ट्रेस। ठीक है, ये कह रहा है, ये तो क्लियर है, ये तो जो क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी है ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब ये क्लॉज 2 का जो सब क्लॉज ए है, रियल और एपरेंट अथॉरिटी और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ये क्या कह रहा है भाई, रियल और एपरेंट अथॉरिटी और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है। तो रियल या एपरेंट अथॉरिटी मतलब ये है कि जहां पे रियल, देखिए रियल और एपरेंट दो तरीके की होगी। ठीक है, रियल अथॉरिटी क्या हुआ, रियल अथॉरिटी मतलब ऐसी अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब क्या, पावर। ठीक है, ऐसा ऐसा रिलेशनशिप जहां पे एक पार्टी जो है वो एक्चुअली ऐसे पोजीशन में है कि वो दूसरे के ऊपर उसको पावर है, जैसे
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर और पेशेंट, ठीक है। अब डॉक्टर जो है, डॉक्टर और पेशेंट में डॉक्टर जो है वो एक डोमिनेंट पोजीशन में है। कैसे? डोमिनेंट पोजीशन में इसलिए है, और पेशेंट जो है वो सब में से। डोमिनेंट पोजीशन में कहने का ये मतलब है कि भाई डॉक्टर के पास कब जाते हैं, डॉक्टर के पास तब गए जब कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कुछ भी किसी भी तरीके से मेंटली फिजिकली परेशान है, ठीक है। आप उस चीज से इतने परेशान हो कि उस वजह से उस इंसान के पास गए जो कि उसमें एक्सपर्ट है, डॉक्टर का वही काम है। तो भाई डॉक्टर जो बात आपको कहेगा वो बात पेशेंट सुनेगा। यही होता है, डॉक्टर ने जो कहेगा कि भाई आपको ये बीमारी, ये टेस्ट कराइए, ये मेडिसिन लीजिए, आपने बिना क्वेश्चन के आप उस चीज को फॉलो करते हो। तो डॉक्टर की बात को पेशेंट बिल्कुल उसी तरीके से मानते हैं। तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट की मर्जी को डोमिनेट कर पाए, मतलब डॉक्टर ने जो कहा बिना क्वेश्चन किए पेशेंट जो है उसको फॉलो कर रहा है। तो विल को डोमिनेट करने का यही मतलब है कि भाई मेरी बात से तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो। विल को डोमिनेट करने का क्या मतलब है कि मेरी बात से, मैंने कुछ कहा, मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो मैं तुम्हारे विल को डोमिनेट कर सकता हूँ। जैसे डॉक्टर पेशेंट, जैसे हो सकता है एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशन जो होता है। एडवोकेट और क्लाइंट रिलेशन क्या होता है कि भाई अगेन इंसान परेशान है, कोई इंसान परेशान है, घर में कोई किसी की डेथ हो गई है, किसी का मर्डर हो गया, या उससे वो अक्यूज है किसी चीज का, या फंसाया गया है, कुछ भी ऐसे किसी सर्कमस्टेंस की वजह से जब वो परेशान है, बहुत परेशान है, और वो सिचुएशन से खुद नहीं निकल सकता है, तो उसके एक्सपर्ट वो एडवोकेट के पास पहुंचा, ठीक है। एडवोकेट और क्लाइंट में, अब एडवोकेट जो भी कहेंगे कि भाई तुम्हें, हमें ये पेपर्स चाहिए, तुम्हें ऐसे ऐसे करना होगा, वो सारी चीजें, बिकॉज यू आर सो परेशान बाय दो सिचुएशंस कि एडवोकेट जो भी कहेंगे क्लाइंट उनकी बात मानेंगे। तो विल ऑफ डोमिनेंस का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि भाई द कैपेसिटी टू ओवर पावर और इन्फ्लुएंस योर थॉट्स। जब मैं कहूंगी कि विल को डोमिनेट, मतलब दूसरे के मर्जी को, उसकी मर्जी को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी सेम तरीके का रिलेशन है भाई। एक्चुअली एक अथॉरिटी है, जो एम्प्लॉयर बोलेगा वो एम्प्लॉय को वैसे ही काम करना है। तो जहां एक रियल अथॉरिटी है, जैसे मैंने एग्जांपल्स मिल गया, वो हो जाएगी रियल अथॉरिटी। तो क्लियरली जहां अथॉरिटी है, पर एपरेंट अथॉरिटी क्या मतलब, एपरेंट का मतलब क्या होता है? एपरेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट रियल, डीम्ड, ठीक है। डीम्ड मतलब समथिंग विच इज नॉट रियल, एक्चुअली नहीं है पर मतलब उसी के जैसा है, ठीक है, मान लिया जाता है। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स है, एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। तो भाई ये सीनियर तो है, सीनियर है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसकी बात, सारी बात माने, ठीक है। लेकिन जो सीनियर स्टूडेंट है वो ऐसा समझता है भाई कि भाई मैं भी बोलूंगा, मेरे जूनियर को बात माननी होती है। हाँ, एपरेंट अथॉरिटी है, दिस इज नॉट अ रियल अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि ए इज बाउंड टू से वट एवर द स्टूडेंट इन थर्ड ईयर से, नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि इन केसेस में है, जब हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और ये सारी बातें करते हैं तो इस केस में है, लेकिन बाकी केस में नहीं है। अभी ये जो हमने देखा, ये फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, एपरेंट अथॉरिटी में वो जरूरी नहीं है। लेकिन जो पर्सन, दूसरा पर्सन है, एक पार्टी, वो समझती है ऐसा, वो मान के चलती है कि भाई दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटी है, बट दैट अथॉरिटी इज नॉट रियल, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, ये मतलब वो रियल और एपरेंट अथॉरिटी का, ठीक है। जैसे देखिए पुलिस ऑफिसर और अक्यूज का एग्जांपल दिया हुआ, ये भी रियल अथॉरिटी में हो जाएगा। पुलिस ऑफिसर जैसा बोलेगा, अक्यूज को ऐसा करना है, ठीक है। वो तो जहां अथॉरिटी एक्चुअली है वो तो है, वो तो रियल रियल अथॉरिटी हो गई। पर जहां रियल अथॉरिटी नहीं है, पर द पर्सन बिलीव टू हैव एन अथॉरिटी, वो हो गई एपरेंट अथॉरिटी। अब दूसरा हो गया फिड्यूशरी रिलेशन, ये तो हमें अथॉरिटी समझ में आ गया। इस केस में भी रियल और एपरेंट अथॉरिटी में भी जो पर्सन अथॉरिटी में होती है, रियल और एपरेंट अथॉरिटी का क्या मतलब है? जो पर्सन अथॉरिटी में होती है, चाहे वो रियल हो या एपरेंट हो। जैसे इस केस में थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट है, वो रियल अथॉरिटी में तो नहीं है, पर एपरेंट ही सही, लेकिन अथॉरिटी में है। तो जो पर्सन अथॉरिटी में है वो ये उस उसकी ये कैपेसिटी हो ना, वो सो दैट वो दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर सके, उसको इन्फ्लुएंस कर सके, सो दैट, ये तो अथॉरिटी की बात हो गई। सो दैट अब अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ आएगा? रियल रियल या एपरेंट अथॉरिटी केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे आएगी? तो रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। अब जो अथॉरिटी में जो पर्सन है, पोजीशन में जो पर्सन है, वो उस अथॉरिटी का
डोमिनेंट पोजीशन में जो पर्सन है वो उस अथॉरिटी का ऐसा यूज करे कि भाई उस यूज नहीं, एक्चुअली मिसयूज कर, अब्यूज करे उस अथॉरिटी को, किस लिए, उसको कन्विंस करके एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, ठीक है। उसे कहेंगे एक अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए, अनफेयर एडवांटेज, उस डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज करना अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए सबमिसिव पार्टी के, दूसरी पार्टी के, बाय द पार्टी इन डोमिनेंट पोजीशन इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये हो गया तब व्हेन द अथॉरिटी इज रियल और एपरेंट। दूसरा हो गया फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप जब हुआ, वो भी देखिए, जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप की, तो ये बातें लगभग एक जैसी है, ठीक है। इसमें केस में क्या होता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब द रिलेशनशिप इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब मेरी बात तुमको भरोसा, जैसे मैंने डॉक्टर पेशेंट का कहा, मैंने एडवोकेट क्लाइंट का कहा, ये फिड्यूशरी रिलेशन भी है, रियल अथॉरिटी तो है ही है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप भी है। क्यों? क्योंकि बात पे भरोसा है, बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप, वो जो बोलेंगे वो सही होगा, वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे कौन हो गया, जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड, ठीक है, यहाँ भी रियल अथॉरिटी तो है ही है, दे आर पेरेंट्स, और फिड्यूशरी रिलेशनशिप है बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, की जो बोलेंगे वो बात से दूसरी पार्टी जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। पेरेंट्स जो बोलेंगे उससे चाइल्ड इन्फ्लुएंस होगा, डॉक्टर जो बोलेंगे उससे पेशेंट इन्फ्लुएंस होगा। तो व्हेन द पार्टीज आर इन अ पोजीशन, कैसी पोजीशन, इधर रियल और एपरेंट अथॉरिटी और फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ठीक है। व्हेन द पार्टीज स्टैंड इन ईदर ऑफ द टू पोजीशंस सो एज टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर्स एंड उसका अनफेयर एडवांटेज ले सके, तब कहेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। ये हुआ, सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज कि सबसे पहले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। तो अब हमें रिलेशनशिप समझ में आ गया भाई कि रियल या एबरेंट फिड्यूशरी क्या है। सबसे पहले रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज एस्टैब्लिश करनी होगी। रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज का मतलब उससे ये बात क्लियरली समझ में आ जाएगी कि क्या रिलेशनशिप है। अगर रिलेशनशिप ऐसी है जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में, एक एडवोकेट और क्लाइंट की, या डॉक्टर और पेशेंट की, या पेरेंट्स और चाइल्ड की रिलेशनशिप अगर ऐसा है, तो क्लियरली वन पार्टी, योर डॉक्टर, योर एडवोकेट, योर द पेरेंट, ये ऐसे पोजीशन में है कि दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरा इंड्यूसमेंट, दूसरा फैक्टर इज रिलेशनशिप हो गया, तो इंड्यूसमेंट, वाज द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, कि आपने रिलेशनशिप पहले बताया कि किस रिलेशनशिप में हाउ डू द टू पार्टीज आर लिंक्ड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर, इन व्हाट पोजीशन डू दे स्टैंड, ठीक है। जैसे अगर प्रूफ हो जाता है कि भाई एक पोजीशन, एक पार्टी जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में है, तो इंड्यूसमेंट प्रूफ करना इजी हो जाता है। इंड्यूसमेंट मतलब क्या? इंड्यूसमेंट मतलब क्या, एक्चुअली उसको कन्विंस, मैनिपुलेट, इंड्यूसमेंट तो समझते हैं, कन्विंस नहीं, मैनिपुलेट। कन्विंस और मैनिपुलेट में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों के कॉनोटेशंस अलग है। एक टर्म हुआ कन्विंस, दूसरा हुआ मैनिपुलेट, दोनों का मतलब एक ही हुआ, लेकिन दोनों का मतलब कुछ मनाना किसी चीज के लिए, मतलब बार बार बोल के किसी चीज को किसी चीज के लिए कन्विंस करना, ठीक है। कन्विंस का रूल है कि पॉजिटिव कॉन्टेशन है, पॉजिटिव यूज किया जाता है, और मैनिपुलेट जो है वो नेगेटिव कॉन्टेशन है। किसी ने किसी चीज को किसी अच्छी चीज के लिए बनाई तो हो जाएगा कन्विंस, किसी ने किसी चीज को किसी बुरी चीज के लिए मना लिया। मैनिपुलेट मतलब एक तरीके से बहकाना, जैसे मैनिपुलेट करना, बहका देना। तो दोनों में किसी चीज के लिए मनाया जा रहा है, लेकिन कन्विंस का एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है और मैनिपुलेट का एक नेगेटिव कॉनोटेशन। कन्विंस मतलब मनाना, मैनिपुलेट मतलब बहका देना, वही इंड्यूस का मतलब वही होता है, इंड्यूसमेंट, ठीक है। क्या जो पार्टी जो डोमिनेंट पोजीशन में है उसने एक्चुअली इन्फ्लुएंस किया है पार्टी को, इंड्यूस किया है। अब देखिए, ओनर्स प्रोबेबिलिटी मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? बर्डन ऑफ प्रूफ इज द ट्रांजैक्शन अपीयर्स अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल मतलब, अनकॉन्शनेबल मतलब कुछ ऐसा जो कि आप सोच ही नहीं सकते, देन द बर्डन शिफ्ट। अब नॉर्मली होता क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक नर्स है,
she takes care of a person P who is aged about 85 years, बहुत ओल्ड है, ठीक है, और साथ में ही ये he has this disease of epilepsy. Epilepsy, if you don't know, it's a disease when you keep forgetting things, ठीक है. So अब क्या है कि भाई B के B has a P has a son S, ठीक है. अब ये जो नर्स है ये क्या करती है, ये इनके एज और इस कंडीशन दोनों का फायदा उठाते हुए इस नर्स ने ए ने व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग इज कि इसने पी को मैनिपुलेट करना शुरू किया, ठीक है. पी को मैनिपुलेट करना शुरू किया कि भाई आपका बेटा है पर आपकी देख रेख नहीं करता है. यू हैव एन एंटायर फैमिली, यू हैव अ सन, यू हैव अ डॉटर इन लॉ, यू हैव ग्रैंड चिल्ड्रन, बट नोबडी टेक्स केयर ऑफ यू, कोई नहीं देखता है. ऐसे करके डेली उनको बोलते 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 उनको मैनिपुलेट करना हर रोज शुरू किया, ठीक है. उसने देखा द नर्स ऑब्जर्व किया कि भाई बहुत बूढ़े हैं, एपिलेप्सी भी है, तो इनके इस कंडीशन से इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनको मैनिपुलेट करना इजी है. सो इसने डेली उनको बहकाना शुरू किया, डेली भड़काना शुरू किया. एक दिन क्या हुआ कि भाई भड़काते 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 some day P, who is a very elderly person, P gave his entire property to A, ठीक है. P ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी ए को दे दी, ए मतलब नर्स को. जो ये एल्डरली मैन थे इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी ए को दे दी, ठीक है. अपने सन को ना देके ए ने इतना ज्यादा भड़काया कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी को ए को ना देके अपने विल में उन्होंने ए को दे दिया, ठीक है. अपने बेटे को एस को ना देके पूरी प्रॉपर्टी ए को दे दी. अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ भाई, व्हेन एस गोज टू द कोर्ट, भाई ऐसा ऐसा है कि मेरे फादर ने पी बट मेरे साथ रहते थे, मैंने पूरी केयर टेक, मैंने पूरी देख रेख की सब कुछ, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी ये जो पूरी मी, इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी ए को दे दी. तो ये जो ए को दिया है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है, ठीक है. मतलब कि ए जो है, ए ने बहका के पी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली. उनको इतना मैनिपुलेट किया कि when he wanted to write his will, तो उन्होंने इतना ज्यादा कन्विंस हो गए ए की बातों से कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी ए को दे दी, ठीक है. अब एस ने क्लेम कर दिया कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, उनको बहका के अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे फादर से ले ली. नाउ इस केस में क्या होगा, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लेम किया जाता है, ठीक है, जब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लेम किया जाता है तो रूल क्या कहता है, जब जिसने केस किया, भाई किसी ने बताया ना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ही इसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने मेरे फादर से ले ली, ठीक है. नाउ इन दिस केस होता क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस केस में कि जिसने क्लेम किया है, एस ने कहा, एस ने एलिगेशन लगाया कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो सबसे पहले एस को अनड्यू इन्फ्लुएंस क्लेम करना होगा, प्रूफ करना होगा, सॉरी, राइट. एस को प्रूफ करना होगा, ये सबसे पहले. जो पार्टी है जिसने सबसे पहले एलिगेशन लगाया है, जो एलिगेशन लगाया है वही प्रूफ करेगा कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस है. अब कैसे प्रूफ करेगा, प्रूफ ऐसे करेगा कि भाई वो देखे, वो इसमें कैसे प्रूफ करना होता है, प्रूफ ऐसे करना होता है कि पार्टी कहेगी भैया आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखो ना, ट्रांजैक्शन आप देखिए, व्हाई वुड माय फादर गिव हिज एंटायर थिंग टू अ नर्स, दिस इज द क्वेश्चन. कि भाई कोर्ट में आप ये चीज करती है कि अनकॉन्शनेबल टर्म जब हम यूज कर रहे हैं, अनकॉन्शनेबल का मतलब समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली absurd, एब्सोल्युटली अनरीजनेबल, अनथिंकेबल, ठीक है. Why would my father, जो कि मेरे साथ रहते थे, and he loved me a lot, ऐसा नहीं था कि हमारे बीच इक्वेशंस अच्छे नहीं थे, he loved me a lot, इनकी देखभाल करने के लिए मैंने इस नर्स को रखा था. Why would my father give his entire thing to A? A को क्यों दे देंगे भाई, कोई लॉजिक बनता है, कोई रीजन है इस बात का. ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, तो सबसे पहले ये चीज दिखानी होती है कि भाई ये जो है, एक तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है वही आप देखो, ट्रांजैक्शन ही सबसे पहले आपको दिखा दे कि बहुत अनरीजनेबल सा है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होगा नहीं, ठीक है.
इसके बाद इनका एज, इनके कंडीशन को फायदे में को ध्यान में रखते हुए इन्हें अपने फायदे के लिए अनफेयर एडवांटेज, ठीक है, क्यों अपने फायदे के लिए, ए ने अपने फायदे के लिए पूरी प्रॉपर्टी, इनको इनके कंडीशन को फायदा उठाते हुए पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। तो when you want to prove when you want to prove कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो पार्टी जो है उसको पहले बोल रहा हूँ कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे प्रूव करेंगे, ट्रांजैक्शन का नेचर देखिए, ट्रांजैक्शन का नेचर आपको अपने आप में ही बता देगा कि ट्रांजैक्शन ही नॉर्मल नहीं है, ऐसा नॉर्मल कंडीशन में कोई करेगा नहीं। दूसरा, द पार्टी इज इन अ पोजिशन कि वो डोमिनेट कर सकती है, भाई यहाँ पे वो एल्डरली है, ही सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंडीशन एंड शी इज द नर्स, तो इनकी बात वो सुनते हैं, इन्होंने बहुत बहकाया है, ठीक है ना। इसके बाद फिर अब जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब फिर फाइनली देन इट इज अप टू द कोर्ट। नेक्स्ट, ठीक है, तो हमने अंडर इन्फ्लुएंस बेसिकली क्या है हमने ये समझा। देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सरजू प्रसाद। इस केस में भाई कोर्ट ने क्या बोला, दीज स्टेप्स, कौन सा स्टेप्स, द थ्री स्टेप प्रोसेस, कौन सा स्टेप भाई, हमने अभी देखा कि ट्रांजैक्शन का नेचर, अभी तीन टेस्ट देखे, ये देखिए पोजीशन ऑफ डोमिनेंस, अनफेयर एडवांटेज, ये सारी, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो है वो अपने आप में ही ऐसे नेचर का है, पार्टी जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में है और एक अथॉरिटी है, ठीक है, रिलेशनशिप है। ये थ्री स्टेप प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है, टू प्रिवेंट लीगल एरर्स, इट इज नॉट इनफ टू शो पर्सन इज इन नीड, वन मस्ट प्रूव द पावर डायनेमिक फर्स्ट। सबसे पहले भाई आपको वो रिलेशन बताना होगा कि भाई सबसे पहले क्या चीज होगी, पोजीशन, कौन सी पोजीशन, पोजीशन ऑफ डोमिनेंस, सबसे पहले ये बताओ। दूसरा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, सबसे पहले कि भाई वो पार्टी जो है वो पोजीशन में है। दूसरा, ट्रांजैक्शन का नेचर ही ऐसा है। दूसरा, अथॉरिटी टू डोमिनेट द विल, ये तीन चीजें एस्टैब्लिश हो गई तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, सो अंडर इन्फ्लुएंस के लिए मेन क्या है कि भाई हमने देखा कि जरूरी ये चीज है कि पार्टी किस रिलेशन में है, जब दो पार्टी में से एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में हो। डोमिनेंट पोजीशन का क्या मतलब, डोमिनेंट पोजीशन का सिंपली मतलब एज पर क्लॉज 2 ये है कि पार्टी इधर रियल या एपरेंट अथॉरिटी में है या फिड्यूशियरी रिलेशन में है। रियल या एपरेंट अथॉरिटी मतलब रियल अथॉरिटी तो जहां अथॉरिटी है, जैसे पुलिस और अक्यूज, ये जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। दूसरी एपरेंट अथॉरिटी मतलब रियल अथॉरिटी नहीं है बट अथॉरिटी अज्यूम्ड है, प्रेज्यूम्ड है, ठीक है, जैसे मैंने जूनियर स्टूडेंट सीनियर स्टूडेंट की बात कही, या जूनियर एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉय, कोई भी ऐसा। थर्ड, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, फिड्यूशरी रिलेशनशिप मतलब ऐसे रिलेशनशिप दैट आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, दोनों पार्टीज के बीच इतना विश्वास है कि एक दूसरे पे वो रिलेशनशिप उस वजह से एग्जिस्ट करती है, जैसे कि एडवोकेट क्लाइंट, डॉक्टर पेशेंट, ये रियल अथॉरिटी में भी एग्जाम्पल्स आएंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये सब एग्जाम्पल उसके भी आएंगे, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वो रियल अथॉरिटी में, फिड्यूशरी में एडवोकेट क्लाइंट, पेरेंट चाइल्ड, डॉक्टर पेशेंट, और ये डॉक्टर पेशेंट एडवोकेट और क्लाइंट, ये एग्जाम्पल्स रियल अथॉरिटी के भी आ जाएंगे। सो ये रिलेशनशिप में या बिकॉज ऑफ द मेंटल इनकैपेसिटी ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे कि एज, जैसे कि इलनेस, जैसे कि फिजिकल मेंटल डिस्ट्रेस, इन सारे वजहों से वो पर्सन इनकेपेबल है सोचने के लिए, फिजिकल टेम्पररी या परमानेंट मेंटल इनकैपेसिटी है। तो इन सारे केसेस में एक पार्टी अगर दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट करती है, मींस दूसरे के थॉट्स को ऐसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे, इन अ वे कि वो उसका अनफेयर एडवांटेज उठा सके, उसका गलत तरीके से फायदा उठा सके। जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया कि भाई नर्स ने उनकी कंडीशन का फायदा उठाते हुए
कंडीशन का फायदा उठाते हुए क्या किया कि भाई उनसे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, लिखवा ली। तो वहां पे ऐसे ट्रांजैक्शन को, ऐसे केस में कहेंगे, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुए। नाम देखिए, अनड्यू प्लस इन्फ्लुएंस। अनड्यू मतलब वो जो कि गलत तरीके से, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस, किसी को इन्फ्लुएंस करना, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना अपने एडवांटेज के लिए, अनफेयर तरीके से खुद एडवांटेज लेने के लिए, राइट। ये हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद आता है सेक्शन 17 फ्रॉड, ठीक है। अब ये क्या कहता है, फ्रॉड के डेफिनेशन। देखिए इसका क्लॉज 3 अगर पढ़े अंडर इन्फ्लुएंस का, तो क्या कह रहा है, वेर अ पर्सन। क्लॉज 1 पहले हमने समझा भाई अंडर इन्फ्लुएंस क्या है। क्लॉज 2 में दिया है डोमिनेंट पोजीशन, क्योंकि क्लॉज 3 कहता है वेर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। मतलब क्लियरली एक पर्सन जब डोमिनेंट पोजीशन में है, enters into a contract with him and transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable। मतलब क्लियरली वो दिख रहा है कि भाई जब जो ट्रांजैक्शन है वही रीजनेबल नहीं है, मतलब वो अनथिंकेबल है। The burden of proving that such contract was not induced by the influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other। जिस पार्टी, जो पार्टी लॉस हुई है उसको बस ये दिखाना है कि भाई ट्रांजैक्शन का नेचर देखो यही रीजनेबल नहीं है। और अथॉरिटी अब देख लो, एक तो ट्रांजैक्शन का नेचर देख लो और अथॉरिटी देख लो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज नहीं किया गया है, ये प्रूफ करने का काम होता है जो पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे है। भाई मैंने तो कह दिया कि भाई आप ट्रांजैक्शन का नेचर देखो, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये, दूसरा अथॉरिटी भी देख लो। आप जब अथॉरिटी लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस से ही हुआ है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी है, ये बर्डन जो आता है ये आता है पार्टी इन द डोमिनेंट पोजीशन की भाई ऐसा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, ठीक है। ये अब ये हो गया फिलोसफी। अब आ जाते हैं सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 देखिए, फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, ठीक है। मतलब क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या मीन्स एंड इंक्लूड्स, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो एक पार्टी कुछ भी अगर ऐसा करे और विद हिज कनाइवेंस, उसकी मदद से, और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव अदर। पहली चीज इंटेंट टू डिसीव, ठीक है। धोखा देने के इंटेंशन से अगर एक पार्टी कुछ करे with intent to deceive another party, dare to of his agent or to induce him to enter into contract। जब एक पार्टी दूसरे को धोखा देने के इरादे से, दूसरे के को धोखा देने के इरादे से कुछ करे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर धोखे से करना चाहे। देखिए लिखा है फ्रॉड मींस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कनाइवेंस बाय हिज एजेंट with intent to deceive another party, there to of his agent or to induce him to enter into contract। फ्रॉड से अगर कोई पार्टी, एक पार्टी अगर दूसरे के साथ धोखे के लिए कोई चीज करे या फिर धोखे देने के लिए करे, इस इंटेंशन से ही करे कि वो धोखा देने दे रहा है, तो या फिर इससे कि वो उसे उसको इंड्यूस करेगी, उसको मैनिपुलेट करेगी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तब कहेंगे कि फ्रॉड हुआ है। तब कहेंगे जब ये 5 चीजें हो। अगर कोई पार्टी, मतलब ये अगर कोई पार्टी इनमें से कोई चीज करती है, इनमें से, इन 5 में से कोई चीज करती है, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो इंटेंट कि वो डिसीव करेगी, डिसेप्शन होगा, मतलब पहले तो धोखा देने के लिए या इसलिए, और इसलिए या तो डिसेप्शन का इंटेंशन ये धोखा देना, या फिर इस इरादे से कि दूसरी पार्टी को इंड्यूस करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तब कहेंगे कि फ्रॉड हुआ है। क्या क्या चीजें आएंगी, पहला, the suggestion is a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true।
कोई ऐसा फैक्ट दूसरे को बताना जो पता हो ऑलरेडी आपको कि भाई वो गलत है। जैसे मुझे पता है अगर कि मान लो आई ए इज अ पार्टी, ए वांट्स टू सेल, ए एंड बी, देयर आर टू पार्टीज, ठीक है। मान लो कि ए ने अगर बी से पूछा कि भाई इसके पास एक हॉर्स है जो कि व्हाइट कलर का, ठीक है। अब ए ने पूछा बी से कि भाई आई वांट टू बाय योर हॉर्स, व्हाइट कलर का आपका हॉर्स है, क्या आप मुझे बेचोगे, ठीक है, ये पूछा। अब बी जो है, बी क्या करता है, बी को पता है इसके पास हॉर्स है, ऐसा नहीं है व्हाइट हॉर्स है, लेकिन बी को पता है कि जो हॉर्स है, ये हॉर्स अभी 15 दिन पहले ही डेथ कर गया है, इट इज डाइड, ठीक है। जो हॉर्स है वो 15 दिन पहले डेथ कर चुका है। अब ए ने मुझसे पूछा, अब व्हाट आई डू या व्हाट बी डज इज कि डिस्पाइट नोइंग, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन बोल देता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हें बेचूंगा। ए को बी ने कहा कि हाँ ठीक है, आई विल सेल माय व्हाइट हॉर्स टू यू। नाउ व्हाट बी डज इन दिस केस कि भाई उसने एक ऐसा फैक्ट बताया जो उसे पता है कि सच नहीं है। उसे पता है कि दिस हॉर्स इज नो मोर, ठीक है, दिस हॉर्स इज ऑलरेडी डाइड, बट उसने ए को झूठ बोल दिया। तो जब आप एक ऐसा फैक्ट किसी दूसरे को बताते हो, सजेशन ऑफ अ फैक्ट, दूसरे को एक ऐसा फैक्ट सजेस्ट करना, बताना, दैट यू ऑलरेडी नो इज नॉट ट्रू, जो आपको पता है कि वो सच नहीं है, किसी को ऐसे कोई फैक्ट बताना जो कि आप खुद जानते हो दैट इट इज नॉट ट्रू, उस ये एक तरीका हो गया फ्रॉड करने का, ठीक है। देन इट कैन बी सेड दैट बी हैज डन दिस एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, B has committed fraud. B has done this with intention to deceive A. B ने A को धोखा देने के लिए उससे ये बात कही। क्यों उससे झूठ कहा उसने? उसने कुछ ऐसा कहा जो कि उसे पता है कि सच नहीं है। तो B ने A को धोखा देने के लिए क्या? इसलिए कहेंगे कि B has committed fraud. ठीक है? पहला। दूसरा, active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. Now, इसी केस में मान लीजिए कि अब यहाँ ऐसा होता है, यहाँ पे तो था कि भाई ए ने पूछा बी से उसके हॉर्स के बारे में और बी ने जानते हुए भी झूठ बोल दिया, ठीक है। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंस, ए ने बी से पूछा व्हाइट हॉर्स के लिए। नाउ बी नोज कि भाई दिस हॉर्स हैज डाइड 15 डेज बैक, 15 दिन पहले मर चुका है, बी को ये बात पता है। उसने क्या किया कि छिपा दिया ये फैक्ट, ठीक है, इसने इसको से बात छिपा दी। इन दिस केस जब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट छिपाना, कोई ऐसा फैक्ट छिपाना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, कोई फैक्ट जानते हुए उसे छिपा लेना, ठीक है, वो भी जो है वो भी फ्रॉड में आएगा। या तो आपने झूठ कह दिया, पहले केस में बी ने कहा कि हाँ ठीक है, आई विल सेल माय व्हाइट हॉर्स टू यू, ठीक। नाउ इन दिस केस व्हाट बी डज कि जस्ट गिव्स अ रिप्लाई ओके, ठीक है। अब ए के लिए तो भाई बी ने अगर ओके कह दिया तो मतलब हाँ ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने जा रहा है, बट बी ने यहाँ पे क्या किया, बी ने तो सच्चाई छिपा ली, सच तो बताया ही नहीं कि भाई दिस हॉर्स इज नो मोर, दिस हॉर्स इज ऑलरेडी डाइड। तो या तो कुछ झूठ बताना, पहला फैक्ट, पहला पॉइंट सेज कि भाई कुछ झूठ बोलना, समथिंग दैट यू नो इज नॉट ट्रू। दूसरा कह रहा है कुछ छुपाना, दैट यू नो इज ट्रू, आपको पता है कि वो सच है लेकिन आप उसे बता नहीं रहे हो, दूसरे तरीके से फ्रॉड करना। तीसरा, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एक ऐसा प्रॉमिस करना किसी से जो आपको पता है कि आपने बस कहने के लिए कह दिया कि आप उसे नहीं करोगे, ठीक है। कोई ऐसा कुछ प्रॉमिस करना जो यू नो, यू हैव दिस इन माइंड कि भाई इसको कंप्लीट, इसको करना तो है नहीं आगे, तो बस ऐसे कर देते हैं। कुछ प्रॉमिस करना इस इंटेंशन से कि उसको आगे पूरा नहीं करना है, वो भी फ्रॉड हो जाएगा। देन एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी और ऐसा एक्ट। अब नाउ ये जो हो गया, ये एक्सेट्रा वाला क्लॉज हो गया यहाँ, इसमें बस इतना ही लिख दिया, कोई भी और ऐसा एक्ट जो कि डिसेप्शन के अंदर या डिसीव के अंदर आएगा, मतलब इट्स अ वेरी ब्रॉड ब्रॉड सब क्लॉज। नाउ कोई भी और ऐसा एक्ट जो कि डिसीव करने के लिए किया गया है। और नंबर 5 कह रहा है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट,
और फिफ्थ कह रहा है कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन, दोनों एक्ट या ओमिशन कोई भी जो कि लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि ये करना फ्रॉड है। ठीक है, ये हो गया। तो ये पांच तरीके से ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन ये कह रहा है कि इन पांच तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है। क्या क्या? अब देखिए, अब यहां आते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एक्ट कमिटेड बाय पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटेंट टू डिसीव। सबसे इंपॉर्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंटेंशन क्या है? धोखा देने का इंटेंशन ही है डिसीव करना। ठीक है, डिसेप्शन, धोखा देने के इंटेंशन से कुछ किया गया। और इंड्यूस देम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। पहला, दो चीजों का कहेंगे किन केसेस में फ्रॉड किया गया। पहला, इंटेंट टू डिसीव, कोई चीज जो कि धोखा देने के इंटेंशन से की गई, या किस इंटेंशन से? इंड्यूस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। या तो धोखा देने के लिए किया गया, या फिर इस इंटेंशन से कि उसको मैनिपुलेट, इंड्यूस मतलब मैनिपुलेट, प्लीज प्लीज कीप दिस इन माइंड, इंड्यूस मतलब मैनिपुलेट। तो इस इंटेंशन से किया गया कि उसको इंड्यूस करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, मतलब झूठ बोल के भी, धोखा दे के भी, कैसे पर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, इसे कहेंगे। तब इन दोनों केसेस में कहेंगे कि फ्रॉड हुआ है। ठीक है, अब जो पांच तरीके के फ्रॉड जो कि सेक्शन बताता है कि फ्रॉड में क्या क्या इंक्लूड होगा, वो क्या है? पहला, फॉल्स सजेशन, जिसमें बताया कि भाई कोई ऐसा फैक्ट बताना जो कि आपको पता है कि झूठ है, वो। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझ के कोई बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपा लेना। अब एक्टिव कंसीलमेंट का क्या मतलब है? एक्टिव कंसीलमेंट की जब हम बात करते हैं तो मतलब ये होता है कि व्हेन यू हाइड सम मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी बहुत तरीके की बातें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट से की सराउंडिंग, उससे टर्म से रिलेटेड, उसके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक्टिव कंसीलमेंट सिर्फ तब कहेंगे जब उन फैक्ट्स को छुपाया गया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। जैसे मैंने कहा, उस हॉर्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन छुपाई गई कि भाई अब हॉर्स ही नहीं है, जिस हॉर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हॉर्स है ही नहीं, तो वहां पे कहेंगे एक्टिव कंसीलमेंट है। लेकिन अगर फैक्ट जो है वो मटीरियल फैक्ट नहीं है, मटीरियल फैक्ट क्या? मटीरियल फैक्ट आर दोस फैक्ट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए इन फैक्ट्स का होना जरूरी है, ये फैक्ट्स हो गए। तो अगर कोई मटीरियल फैक्ट को छुपाया गया है, मटीरियल फैक्ट को कंसील किया गया है, तो एक्टिव कंसीलमेंट है। अदरवाइज बाकी सराउंडिंग नहीं, बस ऐसे कोई फैक्ट है वहां पे एक्टिव कंसीलमेंट नहीं आएगा। देयर इज दिस मैक्सिम सप्रेसियो वेरी, एक्टिव कंसीलमेंट से रिलेटेड सप्रेसियो वेरी, सप्रेसियो कम्स फ्रॉम द वर्ड सप्रेस, सप्रेस मतलब छुपा लेना। ठीक है, सप्रेसियो वेरी यानी एक्टिव कंसीलमेंट। एम्प्टी प्रोमिसेस मतलब ऐसे प्रॉमिस जो कि आपको पता है कि उसको करने के पीछे आपका इंटेंशन था कि इसको परफॉर्म नहीं करोगे, ऐसा प्रॉमिस कर दिया। प्रॉमिस, ऐसे प्रॉमिस जिसका इंटेंशन कभी उसको परफॉर्म करना था ही नहीं, वो प्रॉमिसेस भी आएंगे। इसके अलावा दिस दिस जिसमें बताया एक्सेट्रा वाला प्रोविजन क्लॉज, कि भाई कोई भी और ऐसा एक्ट जो कि डिसेप्शन के अंदर आएगा, वो सब। और वो सारे फ्रॉड, वो सारे एक्ट या ओमिशन जिसको लॉ कहता है कि ये फ्रॉड नहीं, ये सब। तो ये पांच तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है। ठीक है, नाउ अब इंटेंट टू डिसीव या डिसेप्शन, डिसेप्शन ठीक है, इसको एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? इसको एस्टैब्लिश करने के लिए भाई जरूरी है, पहले तो देखिए, अब मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, दोनों बहुत एक तरीके की चीजें हैं। उसमें यहाँ पे आपने कुछ झूठ बोला, मिसरिप्रेजेंटेशन आगे हम पढ़ेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, चलिए इसको हम आगे बढ़ने के लिए जो है, इंटेंशन टू डिसीव में क्या होता है कि भाई आपका इरादा ही धोखा देने का। तो सबसे पहले क्या है कि भाई जो एक्ट कर रहा है, या जो प्रॉमिस कर रहा है, या जो कंसीलमेंट कर रहा है, जो भी, ठीक है,
दैट पर्सन नोज कि वो जो कर रहा है वो फ्रॉड करने के लिए कर रहा है, ठीक है, धोखा देने के लिए कर रहा है ये। तो द ओनली इंग्रेडिएंट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज इंटेंशन टू डिसीव। इस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, इस सेक्शन में सिर्फ यही बात कही गई है कि कोई चीज जब धोखे देने के इंटेंशन से किया जाए या फिर इसलिए कि पार्टी को उसमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा सके, तो वो इन 5 तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है। 5 जो बताया वो क्या है, वो तरीके बताए गए, मोड्स बताए गए, इंक्लूड्स लिखा है, मतलब इन 5 तरीके से किया जा सकता है। एसेंशियल क्या है, एसेंशियल है इंटेंशन, धोखा देने का इंटेंशन। ना, अब देखिए, अब एक बहुत सिंपल सी चीज, एक एक रूल आता है कि भाई मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ठीक है, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ये क्या होता है, मान लीजिए कि आपको कोई चीज कहनी थी पर आपने वो नहीं कही, ठीक है, तो क्या वो फ्रॉड हो जाएगा? नहीं, वो फ्रॉड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका क्या होता है, इसका रूल होता है केवियर टेम्पर या बायर बिवेयर। मतलब ये लॉ ये मान के चलता है कि भाई ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दुकान में जब आप जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, उसके कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, तो शॉपकीपर आपको वो बताएंगे नहीं। दे सेल यू एज इफ इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। वो उसकी कमियां आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इट इज द लॉ सेज दैट यू हैव टू बी अवेयर, सी बायर बिवेयर। The law says that you need to be very aware of what you are entering into। आपको भी उसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। सामने वाला सब कुछ नहीं बताएगा आपको, वो कुछ चीजें छुपा सकता है, लेकिन वो छुपाना क्या होना चाहिए, वो ऐसा छुपाना चाहिए जिससे कि बहुत मेजर डिफरेंस नहीं हो। अगर वेयर देयर इज अ ड्यूटी, ये हो गया, ठीक है। देखिए जनरल रूल हो गया क्या, केवियर टेम्पटर की वजह से हो जाएगा कि मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस होने का मतलब ये कि कुछ केसेस में साइलेंस होने पे कहेंगे कि भाई यहाँ पे फ्रॉड है। कब कहेंगे? व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक। ड्यूटी टू स्पीक मतलब आपको, आपकी ड्यूटी नहीं कि आप बताएं उस चीज के बारे में, सच क्या है वो बताएं। व्हेन द रिलेशनशिप इज वन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब फिड्यूशरी रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप ऐसा है जहां पे कि भाई अटमोस्ट गुड फेथ का रिलेशनशिप है, ये आगे देखेंगे हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से, ये सब में जब रिलेशनशिप ऐसा है कि भाई वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, रिलेशनशिप के नेचर में ऐसा है कि भाई आपको सच बताना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया डॉक्टर पेशेंट, ठीक है, अब भाई डॉक्टर की क्या ड्यूटी है, डॉक्टर की ड्यूटी है सच बताना। अगर डॉक्टर ही सच ना बताए तो फिर वहां पे क्या होगा, मतलब मान डॉक्टर सच नहीं बताता है कि भाई यू आर सफरिंग फ्रॉम सच एंड सच डिजीज, उस केस में क्या होगा, यू न्यू दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज, बट आपने नहीं बताया बिकॉज ऑफ विच द पर्सन डाइड, उसने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई मेडिकेशन नहीं किया, तो यू हैड ए ड्यूटी टू स्पीक। जहां पे ड्यूटी है आपको बोला बेटा, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप विच कंसिस्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। रिलेशनशिप ऐसा है कि आपको सच बताना है, जैसे पेरेंट चाइल्ड, बच्चे को सच बताना। कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने जा रहा है अगर, तो आपको भाई बताना है उसको। उस केस में जहां ड्यूटी टू स्पीक हो, वहां पे नहीं बोलने पे मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, बट साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड, ये हो जाएगा, ये एक्सेप्शन, ठीक है। दूसरा, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। आपके कुछ नहीं कहने का कोई एक और क्लियर मीनिंग निकल रहा हो। देखिए व्हेन अ पर्सन साइलेंस क्रिएट्स अ क्लियर फॉल्स इंप्रेशन, भाई मेरे कुछ नहीं बोलने से कोई दूसरा मीनिंग, जैसे अगर आपने ना नहीं कही तो उसका कोई एक क्लियर मीनिंग निकल रहा हो। जैसे मान लो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है इफ यू डोंट गिव एनी रिप्लाई आई अज्यूम इट टू बी अ यस, ठीक है, और सामने वाले ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो अगर आपने उसको रिप्लाई में नो नहीं कहा, भाई उसने तो क्लियरली कहा था कि इफ यू डोंट से नो आई अज्यूम इट एज अ यस, तो आपने क्यों नहीं नो कहा? इफ यू डिडंट वांट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं करना था, यू शुड हैव सेड नो। तो जहां पे आपका शांत रहना, आपका चुप रहना अगर कुछ कहने के बराबर है, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, तो वहां पे आपको शांत रहने, भाई वहां पे आपका कुछ ना कहना जो है वो फ्रॉड हो जाएगा।
आपको बोलना है जो सही है। देखिए इस एग्जांपल में इफ बी सेज टू इट, ठीक है, इफ यू डोंट डिनाई इट, सी एग्जांपल से, आई शैल अज्यूम द हॉर्स इज साउंड। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे ये लगेगा कि हॉर्स बिल्कुल ठीक है। एंड ए सेज, क्या बोल, ए स्टेज साइलेंट, ए जो है वो चुप रह गया। अब यहाँ पे क्या है, यू हैड अ ड्यूटी टू स्पीक, आपको कहना था जो भी सच था, इफ द हॉर्स इज साउंड और नॉट, ड्यूटी टू स्पीक थी। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे साइलेंट इक्विवेलेंट टू स्पीच हो रहा है भाई। आप इसमें क्या लिखा है, क्लियरली ये चीज लिखी हुई है कि भाई जब आप नहीं बोलोगे तो मैं हॉर्स को साउंड मान लूंगा। तो मतलब इफ यू डोंट से नो, आई अज्यूम इट एज अ यस। इन केसेस में जब जनरल रूल क्या कहता है, देखिए फ्रॉड हमने देखा, ठीक है, अब फ्रॉड का एक पार्ट है ये। फ्रॉड का एक पार्ट क्या कह रहा है कि भाई जनरल रूल ये है कि मेयर साइलेंस, अगर सिर्फ शांत रह गए, चुप रह गए, कुछ नहीं कहे, साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं है हर केस में। लेकिन हमेशा नहीं होगा, ये रूल भी हमेशा के लिए नहीं है, एक्सेप्शन है। अब क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है जहां पे बोलना, एक्सेप्शन तो अगर दोनों लोग सारी देखें तो सिंपली हम ये मतलब समझ आता है कि जहां पे बोलना जरूरी था, जहां कहीं बोलना जरूरी था फ्रॉड ना होने के लिए, पर आपने नहीं कहा, यू स्टेड साइलेंट, उस केस में आपका चुप रह जाना अमाउंट्स टू फ्रॉड। जहां ड्यूटी टू स्पीक थी, या फिर जहां साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, चुप रह जाना आपके कहने के बराबर है। इन केसेस में इफ यू डोंट स्पीक, इफ यू चूज टू स्टे साइलेंट, वहां पे दैट साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड। जनरल रूल क्यों ये कहता है, जनरल रूल इसलिए कहता है, इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि भाई सामने वाला जो आ रहा है, यू बेटर नो व्हाट यू आर एंटरिंग इनटू। आपको जानना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने जा रहे हो। बायर बी वेयर का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि जुडिशरी में पूछते हैं हमेशा, हमेशा इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि साइलेंस इज नॉट फ्रॉड जो है, क्या ये हमेशा के लिए होता है, ये किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये सारी चीजें, तो नहीं, हमेशा तो एक जनरल रूल है, पर हमेशा नहीं, इसके एक्सेप्शंस हैं। ये जो है ये बायर बिवेयर के प्रिंसिपल पे, यानी केवियट एम्पटर के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मतलब सिंपली ये कि यू शुड नो व्हाट यू आर एंटरिंग इनटू। और वहां पे जानते हुए अगर भी जहां ड्यूटी थी, आपका नहीं कहने से कॉन्ट्ररी मीनिंग उसका इंटरप्रेट हुआ, इन्फ्रेंस उसका निकलेगा, ये सारी चीजों के होने के बावजूद भी इफ यू स्टेड साइलेंट, देन वहां पे साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, डेयरी वर्सेस स्पीक। भाई क्या है, डायरेक्टर्स ऑफ अ ट्रामवे कंपनी क्लेम दैट दे हैड टू राइट टू यूज स्टीम पावर। ठीक है भाई, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये पावर यूज करने का, स्टीम पावर यूज करने का राइट है, ठीक है, वी हैव एंटाइटल टू दैट। इन रियलिटी दे ओनली हैड द राइट टू अप्लाई फॉर परमिशन, उनके पास यूज करने का नहीं, सिर्फ परमिशन के लिए एक्चुअली राइट थी। बाद में क्या हुआ, द परमिशन वाज लेटर रिफ्यूज्ड एंड द कंपनी वाउंड अप। बाद में परमिशन जो था वो भी चला गया और कंपनी वाउंड अप हो गई, वाइंड अप हो गया कंपनी का। नाउ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट टू प्रूव, इस केस में प्रिंसिपल क्या हेल्ड किया गया, देखिए, टू प्रूव फ्रॉड देयर मस्ट बी प्रूफ दैट अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन वाज मेड। ठीक है, सबसे पहले तो भाई अगर फ्रॉड प्रूफ करना है तो सबसे पहले कि झूठ बोला गया था, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जो हमने पहले पढ़ा, झूठ बताना, जो यू नो दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, नोइंगली और विदाउट बिलीव इट्स ट्रस्ट और रेकलेसली। ठीक है, ये हो गया डेरी वर्सेस स्पीक का। अब आते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। जब हम डेरी वर्सेस स्पीक पढ़ते हैं उसमें उस केस को यहाँ पे भी पढ़िएगा, बिकॉज द केस ऑल्सो लेड डाउन डिस्टिंक्शन बिटवीन fraud and misrepresentation. So, section 18 misrepresentation। अब misrepresentation क्या है? misrepresentation क्या कहता है भाई? Misrepresentation is the assertion of something as a fact which is not true but without intention to deceive the other party। बहुत कुछ क्लियर सिर्फ इस एक लाइन से हो जाएगी, बहुत कुछ। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिस्टिंक्शन क्या है? सो फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में डिस्टिंक्शन ये है, डिस्टिंक्शन आता है इंटेंशन का। देखिए नाम ही बता रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब कुछ तो है जो गलत है,
रिप्रेजेंटेशन जो है वही गलत है, ठीक है, जो चीज रिप्रेजेंट की गई मतलब जो चीज दिखाई गई है वो गलत है, जो दिखाई गई जो बताया गया वो गलत है। लेकिन डिफरेंस कहाँ जा सकता है, वेर इट इज फ्रॉड, फ्रॉड में इंटेंशन आपका डिसेप्शन हो जाएगा, धोखा देने के इंटेंशन से वो चीज जानबूझ के की गई है उस इंटेंशन से, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, वो हुआ जरूर है, मिसरिप्रेजेंट जरूर किया गया है लेकिन विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, ये डिफरेंस दोनों में। देखिए अब सेक्शन 18 में कुछ केसेस दिए हुए हैं जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन विल कम इनटू पिक्चर। देखिए पहले सेक्शन 18 देखते हैं इस बार। मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइंड, मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, अगेन फ्रॉड जैसे डेफिनेशन और कोई मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा हुआ था। पहला, positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it, of that which is not true though he believes it to be true। पहला तो कुछ ऐसा सच बताना, पॉजिटिव असर्शन मतलब कुछ ऐसा जो कि मुझे लगता है कि सही है, कुछ पॉजिटिव असर्ट करना मतलब ठीक है, जो जिसने बताया हो उसको लगता है कि वो सही है, हालांकि वो झूठ गलत भी हो सकता है। मतलब मैंने कहा मुझे लगता है कि कल मैंने के को, नहीं, अगर मैंने कहा कि मुझे लगता है कि के पास 100 लीटर्स ऑफ ऑयल है, कब मैंने देखा है अलग अलग करके उसने स्टोर कर रखा है, ठीक है, मैंने ये कहा, मैंने देखा है के को। अब अगर मैंने ये गुड फेथ में चीज कही है, ठीक है, पॉजिटिव असर्शन मतलब बिना किसी इंटेंशन गलत इंटेंशन के उससे मैंने कहा है, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे सच में गुड फेथ में लगता है कि ऐसा है, मैंने के को देखा है। तो कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट कहना, पॉजिटिवली असर्ट करना उस चीज को जो कि मुझे लगता है कि सही है, हालांकि वो सच में गलत हो सकती है। हो सकता है कि के पास ना हो, ये के पास हो ही नहीं, या के पास 100 नहीं सिर्फ 70 हो, या के नहीं वो एक्स हो, बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है, वो फैक्चुअली गलत हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज सही है, इसलिए मैंने सामने वाले को वो चीज कही। ठीक है, तो पहला ये पॉजिटिव असर्शन बाय अ पर्सन हु हिमसेल्फ believes it to be true, उसे तो लगता है कि वो सही है, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन माइट नॉट बी ट्रू, वो सच में जरूरी नहीं कि सही होनी चाहिए। पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, भाई जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ऑफ दैट व्हिच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स टू ट्रू। ठीक है, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अब सेकंड, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो जरूर हुई, ठीक है, हुई, लेकिन धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of any other claiming under him। किसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई, ठीक है, लेकिन धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से मुझे किसी तरीके का फायदा हो गया। तो कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी जिससे किसी को फायदा हो रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी का इंटेंशन धोखा देना नहीं था, लेकिन उस ब्रीच की वजह से किसी को कुछ फायदा हो रहा है। थर्ड, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। तीसरा क्या कह रहा है कि भाई चाहे जितनी भी मासूमियत से however innocently, लेकिन कॉज करना, ऐसा कॉज करना, क्या कॉज करना, सामने वाली पार्टी को मिस्टेक कमिट करने के लिए ऐसा कॉज करना जिससे कि सामने वाली पार्टी मिस्टेक कर दे, मतलब कुछ ऐसा करना, चाहे जितनी भी आप इनोसेंटली करो, मतलब जितना भी आपको लगता हो कि वो सही हो या जो भी है, आपकी किसी बात से, आपकी किसी एक्ट से सामने वाली पार्टी अगर कुछ मिस्टेक कर रही है, ठीक है, कैसा मिस्टेक, कोई ऐसा मिस्टेक जो कि कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, तो उसे मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे। देखिए तीनों चीजें जो है हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्रॉड जैसा लगेगा देखने में, उसमें
पहली चीज है पॉजिटिव पोजीशन, कुछ बताना जो कि मुझे लगता है सही है पर असली में नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कोई ऐसी ड्यूटी का ब्रीच जिससे कि एक पर्सन को फायदा हो रहा है। और तीसरा कह रहा है कि मिस्टेक ऐसा कॉज करना, कुछ किसी एक्ट से या किसी वर्ड से किसी भी तरीके से ऐसा कॉज करना कि सामने वाला जो है वो मिस्टेक कमिट कर दे। ये सारी चीजें जो है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं देखने में फ्रॉड जैसी लगेंगी, लेकिन फ्रॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव इन केसेस में, नो इंटेंशन टू डिसीव। तो जब इंटेंशन धोखा देने का नहीं है, तो आपने कोई बात गलती से कही, आपसे कुछ गलती से गलत हो गया, आपकी वजह से सामने वाले ने कुछ गलती कर दिया, ये सारा कुछ चला जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन में, फ्रॉड में नहीं। क्यों? क्योंकि इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें फ्रॉड को, तो हम ऐसा कह सकते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन प्लस इंटेंट, इंटेंट टू डिसीव। मिस रिप्रेजेंटेशन में जब इंटेंशन जुड़ जाएगा तो ये यही सारी चीजें, अगर आपने जानबूझ के कुछ झूठ कहा, आपने जानबूझ के कोई ब्रीच किया, आपने जानबूझ के सामने वाले से कुछ गलत करवाया धोखा देने के लिए, यही सारी चीजों में जब अगर इंटेंशन जुड़ जाता है तो फ्रॉड हो जाएगा। और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? फ्रॉड माइनस इंटेंशन। दोनों सिमिलर है, बस डिफरेंस यहां आ जाता है कि फ्रॉड में धोखा देने के इंटेंशन से जो भी किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन में धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक है, देखिए डिफरेंस दोनों के बीच। इंटेंट, फ्रॉड क्या है? इंटेंशनल है। मिस रिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनल है, या तो वो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हो गया, या इनसेंटली आपने ध्यान नहीं दिया, उतना सोचा नहीं, ये उस वजह से हो गया। नॉलेज, पार्टी नोज द स्टेटमेंट इज फॉल्स, आप जो भी कर रहे हो वो गलत है, जो कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो, गलत है इसीलिए क्योंकि उसका आपको डिसेप्शन कर सको, आप कॉज कर सको, झूठ बोल रहे हो। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में भाई जो मैं कह रही हूँ मुझे सच में लगता है कि ऐसा है, वो पार्टी रियली बिलीव्स इट टू बी ट्रू। फ्रॉड में क्या है? टॉट में इसकी कोई डैमेजेस नहीं है, बाद में आ जाएगा। चलिए मेन डिफरेंस यही हो गया। इफेक्ट क्या है इसके, देखिए। अब अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से आगे हम सेक्शन 19 जब पढ़ेंगे, 19 में ये सारी चीजें, तो इसमें हम देखेंगे कि इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं फ्रॉड की, मिस रिप्रेजेंटेशन के, कोएर्जन की, ये सारी चीजें। लेकिन फिलहाल मिस रिप्रेजेंटेशन जो है उससे अगर कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन की गई है, ठीक है, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन से कंसेंट ऑब्टेन करने का मतलब भाई गलती से मैंने कुछ कह दिया क्योंकि मुझे लगता था कि वो सही है, पर मेरी वजह से अब क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा तो सामने वाली पार्टी ने मेरे से हाँ कर दी। तो अगर कंसेंट जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन की गई है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। केस देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट केस, बिसेट वर्सेस विल्किंसन। बिसेट वर्सेस विल्किंसन में कहा गया अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, मतलब मुझे कुछ ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, ये मेरा अपना नजरिया है, मेरा ओपिनियन है। अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन बाय समवन हु डजंट नो द फैक्ट्स फॉर श्योर इज नॉट मिसरिप्रेजेंटेशन। मेरा मानना है, मुझे कुछ लगता है, मेरे नजर में वो ये सब कहने का मतलब स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान का, इंडिविजुअल का ओपिनियन है। इट इज merely एन ओपिनियन टू क्वालिफाई अंडर सेक्शन 18 द स्टेटमेंट मस्ट बी एन assertion ऑफ फैक्ट। सो इंपॉर्टेंट ये है, विसिट वर्सेस विल्किंसन में क्या कहा गया इस केस में, बोला कि भाई किसी का ओपिनियन देना जो है, ओपिनियन सही गलत हो सकता है, मैं कुछ मानती हूँ जरूरी नहीं है कि मैं जो मानती हूँ वो सही हो, ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ सही है, सामने वाले के लिए वो गलत हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन जो है, अगर किसी का कुछ मानना है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कहा उसने उसका मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर वो गलत भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो सिर्फ इंडिविजुअल की का अपना ओपिनियन था, ठीक है। अब ये हो गया। अब आ जाते हैं सेक्शन 19 पे, जैसे मैंने कहा कि भाई 19 में देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस में क्या इसके इफेक्ट होते हैं, वॉइडेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। अभी हमने क्या देखा? फ्रॉड, कोर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस।
इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे इफेक्ट होगा मतलब क्या, जैसे हमने वैलिडिटी के टाइप्स में पढ़ा था, वैलिडिटी के टाइप्स में पढ़ा था, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, ये सब पढ़ा था हमने। तो फ्री कंसेंट में, अच्छा, और एसेंशियल्स हमने पढ़ा था। हमने वैलिडिटी के टाइप्स में तो ये तीन मेनली पढ़ लिया, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। एसेंशियल्स में हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट ना हो तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। वैलिड नहीं है तो क्या, ये तो वो वॉइड है या वॉइडेबल है, यही चीजें हो सकती हैं। तो अब हम देखेंगे, ये सेक्शन 19 हमें बताता है कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोअर्जन, 19 क्या कह रहा है, कोअर्जन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया गया है। इफ द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोअर्जन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, यही पढ़ा। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है इसमें, सी अनड्यू इन्फ्लुएंस दैट वी स्टडीड अंडर सेक्शन 16 वो नहीं दिया हुआ है। कोअर्जन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर कंसेंट लिया जाए तब वॉइडेबल होता है, तब जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पे इफेक्ट क्या होगा, लीगल लीगल इफेक्ट ये होगा कि वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल मतलब ये कि द पार्टीज हैव द राइट कि वो उसको वैलिड कर सकते हैं या फिर उसको खत्म कर सकते हैं। देखिए, लॉ प्रोटेक्ट्स द विक्टिम बाय गिविंग देम टू डिस्टिंक्ट ऑप्शंस। अच्छा, वॉइडेबल जो है वो हमेशा अग्रीव पार्टी के पार्ट होगा, मतलब मेरे साथ गलत हुआ तो मुझे ऑप्शन देंगे। भाई लॉ जो है वो सबके राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, तो भाई कहते हैं ना, देयर इज वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। तो भाई मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ, मुझे मेरी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का ऑप्शन दिया ही नहीं गया, मुझसे जबरदस्ती कराया गया, मुझसे धोखे से पेपर्स पे साइन कराए गए। तो इन केसेस में जब फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या कोअर्शन से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी मतलब अफेक्टेड पार्टी, विक्टिम पार्टी, ठीक है, जो विक्टिम है उसको ऑप्शन, उसके उसके एंड पे उसको ऑप्शन दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट को या तो वो खत्म कर सकती है या वैलिड कर सकती है, ठीक है। अफर्मेशन या अवॉइडेंस, देखिए वॉइडेबल उसके एंड पे होता है। तो अब विक्टिम के पास दो ऑप्शन है। पहला अफर्मेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज लिखी है उसको परफॉर्म कर दिया, प्रॉमिस को कर दिया पूरा, या कोई पार्ट था वो परफॉर्म कर दिया, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट को अपहोल्ड करने के लिए कोई एक्ट कर दिया ऐसा, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी अफर्म, देन जहां पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब जब वैलिड बन गया उसके बाद फिर उसको खत्म करने का ऑप्शन नहीं है, आपको लॉ ने पहले ही मौका दिया कि भाई चूज करो, सही है गलत। आपने क्या किया कि भाई जो हो गया वो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, रहने दीजिए। तो अब जब प्रॉपर्टी मेरे फादर ने लिखी दी है, गलत धोखे से ही सही, पर फ्रॉड की वजह से ही सही, पर अब जब लिखी दी है किसी और के नाम, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जब अपहोल्ड कर दिया तो ये वैलिड हो गया। इसके बाद आपको इसको रेसेंड करने का, इसको खत्म करने का, इसको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पार्टी ने कहा कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हुआ है, तो व्हाई शुड वी सफर, तो उस केस में आपके पास एक रेसिशन का ऑप्शन आता है। रेसिशन का अवॉइड करो, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो। तो आप कोर्ट में जाओ, आप बोलो कि नहीं भाई हमारा कंसेंट नहीं था, मिस रिप्रेजेंटेशन से ये चीज की है, हमें सब कुछ ठीक है, आपने सब कुछ सही समझ के बताया, पर था तो वो गलत ना, हमारे साथ तो गलत हुआ, हमारे राइट्स का क्या, आपने जो बात कही उस पर मैंने विश्वास करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, नाउ इट इज एंटायर रॉन्ग, पूरा गलत। उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो। एक बार वॉइड हो गया तो ये वैलिड नहीं हो सकता, एक बार वैलिड हो गया तो ये वॉइड नहीं हो सकता, बाद में यू कैन नॉट चेंज द स्टेटस, ठीक है। तो 19 ये कहता है कि कोअर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में सिर्फ इन तीनों, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, अभी इन तीन के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी वॉइडेबल हो जाएगा, जिसका मतलब है पार्टीज के पास, कौन सी पार्टी के पास, विक्टिम के पास ये ऑप्शन होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर सकते हैं या रिसेंड कर सकते हैं। अफर्म कर दिया मतलब अपहोल्ड कर दिया, मतलब उसको वैलिड बना दिया, तो फिर आप उसको बाद में स्टेटस चेंज करा के उसको वर्ड नहीं करा सकते। और अगर रेसेंड कर दिया मतलब उससे आपने अवॉइड करना, उसको खत्म करना चूज किया, जब एक बार तो वो हो गया, अगर वॉइड डिक्लेयर हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद फिर वो वैलिड नहीं हो सकता, ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो हमने अभी पढ़ा सेक्शन, कहां से, हमने कोएर्शन के बाद से अभी पूरा पूरा पढ़ा है, हमने पढ़ा है सेक्शन 16 से, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, हमने ये देखा, और उसके इफेक्ट क्या होंगे 15, 16,
16 से, सॉरी 15 नहीं, कोएर्जन नहीं पढ़ा हमने, 16, 17, 18, 19 मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और इसके कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट्स होंगे वो, एंड साथ में जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो, प्लस फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच क्या डिफरेंस है, इनके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कब कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस की गई है, इसके एसेंशियल्स क्या है, डोमिनेंट पार्टी कब कहेंगे, डोमिनेटिंग द विल कब कहेंगे, अनफेयर एडवांटेज कब कहेंगे, ये सारी चीजें हमने समझी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक 19A, एक्चुअली कर ही लेती हूँ, 19A एक छोटा सेक्शन है। 19A में बस एक ये चीज कहता है, 19A सेक्शन 19 में कहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो भी अग्रीड पार्टी के पार्ट पे वॉइडेबल हो जाएगा। 19 में बात की गई कोएर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन की, 19A में बात की गई है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। इफेक्ट सेम होगा, वहां भी वॉइडेबल होगा, यहां भी वॉइडेबल ही होगा। ठीक है, ये हो गया, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 20 से इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विथ मिस्टेक एज अ ग्राउंड फॉर कंसेंट नॉट फ्री। ठीक है, मिस्टेक से शुरू करेंगे हम, कंसेंट, मिस्टेक, बायलेटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल मिस्टेक, फिर उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो ऑल बेस्ट टू एवरीवन एंड कीप स्टडीइंग।